हेलो, वेलकम बैक अगेन। एक टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं मैं आज के साथ आपके साथ। टॉपिक का नाम बेटा बड़ा सिंपल सा टॉपिक का नाम है, दैट इज बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अब बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके क्लास 11th के लिए होने वाला है। बिकॉज अगर आपने इस चैप्टर को नहीं समझा तो जाहिर सी बात है आप जो भी चीजें आप फ्यूचर में 11th क्लास के अंदर बात करो चाहे 12th क्लास के अंदर बात करो, ये बेसिकली पूरे अकाउंट्स का ABCD, मतलब पूरा पूरा ABCD आपका सब कुछ यहीं से स्टार्ट होने वाला है। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जब आप अकाउंट्स की दुनिया में एंटर करते हो, ठीक है, तो अकाउंट्स की दुनिया की ना अपने आप में एक लैंग्वेज अवेलेबल है। ठीक है, एक मैं क्या बोलने वाला हूं बेटा, अकाउंट्स की अपने आप में एक लैंग्वेज अवेलेबल है। तो उस लैंग्वेज को समझना हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी दूसरी कंट्री में जाके सरवाइव करने के बराबर है। बिल्कुल जैसे मैं आपको अगर फ्रांस भेजता हूं, मैं आपको बोलता हूं बेटा फ्रांस में जाके आपको क्या करना है, सरवाइव करना है। सरवाइव करने के लिए सारी चीजों के अलावा लाइक पैसा हो गया, रहने के लिए घर हो गया, खाने के लिए खाना हो गया, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होने वाला है वहां पर, वहां की लैंग्वेज। तो अगर आपको लैंग्वेज वहां की आती है तो आपके लिए सरवाइव करना वहां पे और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करना बहुत आसान होने वाला है। बिकॉज आप इजीली लोगों से कम्युनिकेट कर पाओगे, जो सामने वाला इंसान बोलना चाहता है वो आप समझ पाओगे और अपनी बात सामने वाले को समझा पाओगे। उसी तरीके से अकाउंटेंसी में कुछ टर्म्स का इस्तेमाल होने वाला है जिनके बारे में हमें अगर पता होगा कि भैया ये क्या बोलना चाहता है, उसका मतलब क्या होता है, तब जाके हम उसको ट्रीट कर पाएंगे, हम उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। अदरवाइज हम हेल्पलेस हो जाएंगे, हमें यही समझ में नहीं आता कि सामने वाला बोल क्या रहा है ना। आपके सामने कोई ऐसा बंदा आ जाता है, एक ऐसी कंट्री का पर्सन आ जाता है जो आपसे बात तो कर रहा है लेकिन आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कोई बंदा जर्मन बोल रहा है लेकिन हमें जर्मनी नहीं आती, भाई जर्मन नहीं आता मुझे, अब जर्मन मुझे नहीं आता तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी ऐसे इंसान का हेल्प लेना पड़ेगा जिससे जर्मन आती है, तो वो ट्रांसलेटर का काम करेगा और वो मुझे समझाएगा। लेकिन आपके एग्जाम में आपके साथ कोई ट्रांसलेटर बैठेगा ही नहीं। वहां पे जो फाइट होगी वो आपको खुद को डील करनी पड़ेगी, उसमें खुद को लड़ना पड़ेगा। तो खुद को लड़ना पड़ेगा इसका मतलब क्या है, जो काम ट्रांसलेटर का है वो अगर आपको आ जाए तो दैट मीन्स अगर लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए तो क्वेश्चन में जो बोला गया है उसको आप अच्छे से डील कर पाओगे और अपने सॉल्यूशन को सही तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे। ये इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर चैप्टर की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम ऑफ दिस चैप्टर। देखो चैप्टर में हमारे पास सबसे पहले मुझे क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहली चीज तो जो मुझे इस चैप्टर में पढ़नी है बेटा, वो सबसे पहले जो समझोगे आप वो होती है मेरी, दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शंस। देखो आप अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे हो तो जहां जहां भी अकाउंट्स देखने को मिलेगी वहां पे बिजनेस जरूर देखने को मिलेगा। भैया आज तक हम लोग देखो किसी भी घर के अंदर अकाउंटिंग की अगर बात करते हैं तो घर के अंदर अकाउंटिंग होती है, यस घर के अंदर अकाउंटिंग होती है, लेकिन वो टर्म्स का इस्तेमाल कहीं नहीं देखने को मिलता। तो ये हिसाब किताब तो यार घर में भी हो रहा है ना, लेकिन वो हिसाब किताब एक रफ तरीके से किया जा रहा है, एक अनसिस्टमैटिक मैनर में किया जा रहा है, हम सब करते हैं ना। लेकिन बिजनेस के अंदर अगर हम बात करें तो बिजनेस में प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग की जाती है जो कि सिस्टमैटिक, हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग। अब वही सिस्टमैटिक अकाउंटिंग कहां देखने को मिलेगी आपको, बिजनेस में मिलेगी। तो बिजनेस में बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो व्हाट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? तो बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शन का सिंपल सा मतलब होता है एनी ट्रांजैक्शन, मतलब कोई भी घटना घट रही है, एनी ट्रांजैक्शन और इवेंट विच विल चेंज, विच विल चेंज, क्या कर रहा है बेटा, बदल रहा है, चेंज क्या कर रहा है, चेंज द इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशन बोल सकते हो आप इसे, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अवर बिजनेस। ठीक है, हमारे बिजनेस की किसी भी तरीके की अगर कोई ट्रांजैक्शन घट रही है और उससे मेरे बिजनेस की क्या हो रही है बेटा, इकोनॉमिक कंडीशन में बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको क्या दिख रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन में चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है जहां पे मेरा इकोनॉमिक कंडीशन बदल रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं, ठीक है, जैसे ये मिस्टर एक्स है। अब ये मिस्टर एक्स, दो ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं मैं आपके साथ। ये बंदा रेस्टोरेंट में गया खाना खाने के लिए, ठीक है, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया। अब एक बार ये क्या कर रहा है, ये अपनी फैमिली को लेके गया, ठीक है, फैमिली को लेके गया। और एक बार जो है वो अपने बिजनेस के क्लाइंट्स को लेके गया, किसको लेके गया, बिजनेस के क्लाइंट्स को लेके गया और वहां पे जाके डिनर करके आया। तो मुझे बताओ इन दोनों में से किसको मैं बोलूं बिजनेस ट्रांजैक्शन और किसको बोलूं पर्सनल ट्रांजैक्शन? देखो यहां पर जो फैमिली को लेके गया, रोकड़ा तो यहां भी खर्च हुआ, मतलब पैसा तो मेरा यहां भी लगा है, और
क्लाइंट्स के साथ जब जाएगा तो भी यहाँ पे बिल आएगा, और बिल, उस बिल की पेमेंट मिस्टर एक्स ही करेगा, बिकॉज क्लाइंट के लिए भी पैसा एक्स देगा और फैमिली के लिए भी पैसा कौन देगा, मिस्टर एक्स ही पे करेगा। तो मेरे लिए समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि इस ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा, इस वाले ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं बेटा बिजनेस ट्रांजेक्शंस, बिकॉज पैसा जो दिया जाएगा वो किसकी जेब से दिया जाएगा, वो दिया जाएगा बिजनेस की जेब से। मतलब फंड्स जो यूज किए जाएंगे वो कौन से यूज होंगे, बिजनेस के फंड्स इस्तेमाल किए जाएंगे। बट यहां पर जो पैसा इस्तेमाल किया जाएगा वो किसका पैसा इस्तेमाल होगा, यहां पर पैसा इस्तेमाल होगा ऑनर का। ऑनर खुद अपना पर्सनल फंड यूज करेगा, ठीक है, या फिर वाइफ पे कर देगी, कोई भी पे कर सकता है ना। तो जब ऑनर अपने लिए पर्सनल एक्सपेंसेस कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल ट्रांजैक्शन। लेकिन हम बात करने वाले हैं पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे अकाउंटिंग में किसके बारे में, केवल और केवल बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में। अभी आपको समझ में आया कि व्हाट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस आई होप हमने क्लियर कर लिया होगा। अब इसी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को डील करते हो आगे आगे चीजों को समझने वाले हैं, तो हम केवल और केवल किसकी बात करेंगे, बिजनेस की ही बात करेंगे, और बिजनेस में होने वाले टर्म्स को इस्तेमाल करेंगे और उनका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर बेटा, चलो सर। बेटा देखो, सबसे पहले नंबर पर जो बात करें, फर्स्ट नंबर पर जो हमारे पास होता है बेटा वो होता है कैपिटल। नाउ सर कैपिटल का मतलब क्या होता है, सर कैपिटल का मतलब 10th क्लास तक तो हमने समझा था राजधानी, जैसे देश की राजधानी हमारी दिल्ली है, फाइनेंशियल कैपिटल हमारी मुंबई हो गई हमारी, है ना। अदर अदर स्टेट्स की अदर अदर कैपिटल देखने को मिलती हैं आपको, क्लियर। उसी तरीके से कैपिटल को अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात की जाए तो इसका सिंपल सा मतलब होता है बच्चे, अकाउंटिंग का सिंपल सा यहाँ जो मतलब देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है किसी भी तरीके का एनी कैश और एसेट्स, एनी कैश और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन अ बिजनेस, ठीक है, इज नोन एज कैपिटल। आप उसे क्या बोलते हो बेटा, उसे हम बोलते हैं सर कैपिटल। क्लियर। तो पहला पॉइंट आपको समझ में होना चाहिए कि किसी भी तरीके का, क्या बताया मैंने आपको, कोई भी अमाउंट पैसा या फिर किसी भी तरीके का कोई एसेट्स जो इन्वेस्ट किया गया, किसने इन्वेस्ट किया बेटा, ऑनर ने इन्वेस्ट किया। किसने इन्वेस्ट किया, ऑनर ने इन्वेस्ट किया। सर कहां इन्वेस्ट किया बेटा, बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल के नाम से माना जाता है। मतलब मालिक ने बिजनेस स्टार्ट किया, स्टैब्लिश किया, उस बिजनेस में कुछ तो पैसा लगेगा, चाहे वो पैसा लगे मेरा या फिर वो मेरा किसी तरीके का सामान, जो घर का सामान है उसे मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट मार दिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, उसे हम बोलते हैं सर कैपिटल के नाम से। क्लियर। तो कैपिटल के दो नाम और आपको देखने को मिलेंगे, ये भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो कैपिटल के दो नाम कौन से हैं, तो सर पहला नाम जो हमारे पास है ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज क्या, ऑनर्स इक्विटी। ऑनर का इक्विटी मतलब मालिक का पैसा। ऑनर इक्विटी का सिंपल सा मतलब क्या होता है, ऑनर का मतलब क्या हो गया, मालिक, इक्विटी का मतलब होता है पैसा। तो ऑनर का पैसा जो बिजनेस में लगा हुआ है उसे कैपिटल ही कहा जाता है। कैपिटल का ही थोड़ा फैंसी वर्ड दे दिया है आपके अकाउंटिंग लैंग्वेज के हिसाब से कि ऑनर इक्विटी क्या होता है बेटा, कैपिटल का ही एक दूसरा नाम है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, और यू कैन से इट एज अ नेट वर्थ। नेट वर्थ का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में ऑनर का नेट कितना पैसा लगा है, इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा मेथड हमारे पास है। मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करते हैं हम लोग, जिससे आप फ्यूचर में चैप्टर नंबर 5 के अंदर डिटेल में समझाऊंगा कि ये कैसे निकाला गया। तो कैपिटल को निकालने का एक और हमारे पास तरीका देखने को मिलता है कि भैया जितना भी पैसा आपने बिजनेस में लगा रखा है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, एसेट्स। अगली टर्म हमारी यही होने वाली है, एसेट्स। एसेट्स में से अगर आप कर्जों को माइनस कर दोगे, क्या माइनस करना सर, लायबिलिटीज माइनस करनी है। तो बेटा जैसे ही आप ये माइनस करोगे यू विल गेट द कैपिटल, ठीक है। इसको बाद में समझाऊंगा मैं, डिटेल में समझाएंगे इसे हम कि ऐसा क्यों होता है। तो ये एक मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू हम कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो कैसे समझेंगे और आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। हम एग्जाम्पल में लेके चल रहे हैं कि मिस्टर एक्स जो है ये मेरा कौन है, बिजनेस का मालिक है। तो बच्चे जब ये मालिक है मेरा बिजनेस का, इसने क्या किया, इसने अपना एक बिजनेस स्टार्टअप किया, बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जाहिर सी बात है क्या लगता है बच्चे, सर पैसा लगता है। तो पैसा कितना लगाया, तो इस भाई साहब ने हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। क्या, इसने दो चीजें इन्वेस्ट की, पहला कैश इन्वेस्ट किया इसने कितने का, 1,00,000 रुपए का, ठीक है। क्या इन्वेस्ट किया इसने बेटा, 1,00,000 रुपए। तो जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है किसके द्वारा, ऑनर के द्वारा बिजनेस में, ये पैसा है किसका, मिस्टर एक्स का है।
इसे ही कैपिटल कहा जाता है। इसके अलावा इसने अपने घर पे कुछ फर्नीचर रखा हुआ था, वो इसने बिजनेस में लगा दिया, और फर्नीचर की वैल्यू लेट सपोज 20,000 रुपए की है। तो ये फर्नीचर कहां से आया? ये फर्नीचर भी यहीं से आया है, मालिक ने ही इन्वेस्ट किया है। तो बिजनेस में अब कैपिटल कितना हो जाएगा? तो यहां पर हम इन दो अमाउंट्स को ऐड करने के बाद कैपिटल का अमाउंट कितना लिखने वाले हैं? तो सर यहां हम लिखने वाले हैं बेटा 1,20,000 रुपए का मेरा क्या हो गया यहाँ पे? सिंपल सा कैपिटल का फॉर्मेशन, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? ये टोटली रिप्रेजेंट करेगा बेटा किसको? ऑनर को, कि ऑनर ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया। आई होप इट्स क्लियर। तो ये हमारा क्या मैंने एक्सप्लेन किया अभी आपको, ये पूरा फ्रेम, ये आपका एक तरीके का कैपिटल का, आप इसके नोट्स मेंशन कर सकते हो, इसे लिख लो आप कहीं ना कहीं, आपके नोट्स भी बनते जाएंगे सारे के सारे। आई होप आई एम क्लियर फॉर द कैपिटल। अब चलेंगे अगले टर्म के ऊपर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, छोटा सा टर्म है हमारे पास अभी, दैट इज पॉइंट नंबर 2, आप देख सकते हो, विच इज ड्रॉइंग्स। क्या लिखवाने वाला हूं मैं आपको अभी? ड्रॉइंग्स। अरे ड्रॉइंग्स क्या है सर? तो बेटा ड्रॉइंग्स तो एक सब्जेक्ट का नाम देखा था आप लोगों ने अब तक 10th की लैंग्वेज में, बट यहाँ पे अगर मैं ड्राइंग्स की बात करूं, जब आप अकाउंट्स की लैंग्वेज दुनिया में आ रहे हो, तो ड्राइंग्स का एक अलग ही नाम देखने को मिलेगा, एक अलग ही चीज होती है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स की अगर मैं बात करूं सिंपल लैंग्वेज में, तो क्या लिखा है? एनी अमाउंट और गुड्स टेकन बाय द ऑनर फॉर हिज पर्सनल या फिर डोमेस्टिक या फिर बेटा प्राइवेट यूज। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा आपके सामने? मैंने बोला कि किसी भी तरीके का अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्या हो बेटा? अमाउंट का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में क्या? पैसा। ठीक है, तो कोई भी पैसा या फिर क्या हो गया मेरे पास, कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके का अमाउंट या फिर कोई भी सामान टेकन ओवर, कौन ले गया? टेकन बाय द, कौन ले गया बेटा? ये ऑनर ले गया। फॉर हिज पर्सनल का मतलब होता है खुद के लिए, डोमेस्टिक का मतलब घर के लिए, प्राइवेट का मतलब भी सिंपल बिजनेस के अलावा घर लेके चला गया, उसे भी प्राइवेट कहा जाता है, कि पर्सनल यूज कर रहा है वो। तो तीनों वर्ड में से कुछ भी अगर आपको मिलता है, दैट मींस वो ड्राइंग्स को इंडिकेट करेगा। ठीक है, एम आई क्लियर? ये ड्राइंग्स का ही पार्ट है। तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज जो आपको इसमें ध्यान रखनी है, दैट इज इट रिड्यूसेस, रिड्यूसेस का मतलब होता है कम करना, इट रिड्यूसेस द कैपिटल बैलेंस इन द बिजनेस, कैपिटल बैलेंस इन द बिजनेस। भैया मालिक ने जो पैसा लगाया था, अब वो पैसा निकाल के घर ले गया, तो जाहिर सी बात है उसका पैसा लगाया हुआ कम हो जाएगा, है ना? तो क्या कम होने वाला है मेरा? कैपिटल कम होने वाला है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किसको ऑनर बनाया था? मिस्टर एक्स को। तो ये भैया मिस्टर एक्स हमारे बिजनेस के हैं मालिक। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? लेट सपोज इन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस जो हमारे पास है वो किसका है? वो स्वीट्स का बिजनेस है। स्वीट्स का मतलब मिठाइयां वगैरह बनाते हैं, ये हलवाई वगैरह हैं। अब इन्होंने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। अब आया त्योहार का टाइम, दिवाली आने वाली है थोड़े टाइम बाद, है ना? तो दिवाली पे क्या करेंगे? ये अपनी दुकान का सामान ही लेके जाएंगे ना अपने रिलेटिव्स के पास, या कोई कस्टमर वगैरह आएगा उसको मिठाई देनी है, तो मिठाई कस्टमर को दिया जाएगा, तो वो तो हो गया बिजनेस का पार्ट। लेकिन अगर कोई रिलेटिव के घर लेके जाना है तो क्या होगा? रक्षाबंधन आने वाला है, तो भैया वाइफ को तो मिठाई चाहिए, तो कहां से लेगी वाइफ? अपनी शॉप से लेगी ना। मिस्टर एक्स क्या बोलेगा? भैया हमारी खुद की दुकान अवेलेबल है, एक काम करो किसी दूसरे की दुकान में घेवर क्यों लेके जाना, अपनी दुकान में घेवर ले चलते हैं। तो इन्होंने क्या किया? अपनी दुकान का घेवर निकाला, ठीक है, और कहां लेके चले गए? इन्होंने अपनी वाइफ को लाके दे दिया, भैया ये पकड़ो घेवर, जिसकी मार्केट प्राइस कितनी है बेटा? कुछ भी हो सकती है, लेकिन जितने का इसने बनाया उतने रुपए ही कम किए जाएंगे, क्योंकि मालिक अपने आप से तो प्रॉफिट कमाएगा नहीं ना। क्योंकि मालिक क्या बोलेगा? भाई मैंने पैसे लगा रखे हैं, तो मुझे जो सामान बिजनेस से निकालना, तो मैं कॉस्ट पे निकालूंगा। भले ये सामान घेवर जो है वो 1,000 रुपए का 1,500 में बिकता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किस पे निकालने वाले हैं? हम हमेशा ड्राइंग्स को बिजनेस से निकालते हैं किस पर बेटा? हमेशा कॉस्ट के ऊपर। क्लियर? तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? अब मान लो मैंने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था बिजनेस के अंदर, पिछले इस वाले जब समझा रहा था कैपिटल आपको, कितनी बताई थी मैंने आपको? 1,20,000 की। अब 1,20,000 रुपए में से मालिक ने क्या किया? मालिक ने 1,000 रुपए का सामान निकाल लिया 1000 का, तो कैपिटल की वैल्यू कितनी बच जाती है बच्चे? सर 1,19,000 रुपए। दैट्स द रिमेनिंग बैलेंस। इसे क्या बोलेंगे बेटा?
कैपिटल बैलेंस जो बच गया हमारे पास, तो ये मेरे पास कैपिटल बचा हुआ है। क्लियर? तो ड्राइंग क्या करता है बेटा, हमेशा ड्राइंग हमेशा कैपिटल को रिड्यूस करेगा। अच्छा देखो, सामान निकाला, या फिर उन्होंने क्या बोला, वाइफ बोलते कि मुझे अब एक काम करो, पैसे भी तो चाहिए मुझे वहां पे देने के लिए, तो भैया पैसे भी देने पड़ेंगे। तो पैसे के लिए क्या किया, जो मिस्टर एक्स है इन्होंने क्या किया, दुकान के गल्ले में से जो जब सामान बिक रहा है, स्वीट्स बिक रही है, तो पैकिंग कराने आई थी मैडम। अब मैडम पैक कराने साथ साथ पैसे भी मांग रही है, पैसे भी चाहिए, तो उन्होंने पॉकेट में से ना निकाले क्या किया, दुकान का जो ड्रॉर है वहीं खोला, उसी में से 500 का नोट निकाला और दे दिया। तो 500 का नोट निकाला और दे दिया, तो वो क्या है मेरा, बेसिकली ये था बेटा गुड्स, और ये क्या है, ये है मेरा कैश। कैश कितना निकाल के दिया उन्होंने, 500 रुपए का कैश दिया निकाल के। और गुड्स कितने के निकाल के दिए थे बेटा, तो गुड्स निकाल के दिए थे 1000 रुपए के, मतलब मिठाई 1000 रुपए की दी थी। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स कितना हो जाएगा इस बार, 1500 रुपए का। ठीक है, अगर ये 1500 हुआ तो बेटा यहां पर भी चेंजेस आएंगे आपके पास। तो ड्रॉइंग्स टोटल माइनस कितने का हो गया, 1500, और टोटल वैल्यू कितनी बचती है, 1,18,500 रुपए का। डन। तो ये मैंने क्या बता समझाया अभी आपको, मैंने समझाया ड्राइंग्स एग्जैक्टली किस तरीके से काम करेगा और ड्राइंग्स एग्जैक्टली होता क्या है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यहाँ तक अगर आ चुके हैं तो अच्छे से आप समझ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, प्रॉपर तरीके से बनाते रहिए, बढ़िया लगेगा। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट टर्म के ऊपर। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, इसमें आपका प्रॉपरली, अब आप ये लगा लो यार, आपकी अकाउंट स्टार्ट होने वाली है डिटेल में, एकदम बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम समझने वाले हैं क्या, एसेट्स के बारे में। तो देखो एसेट्स के बारे में समझाता हूं मैं आपको। तो एसेट्स एग्जैक्टली क्या देखने को मिलता है, हर वो चीज एसेट्स के फॉर्म में आप ट्रांसफर करोगे जिस पर ऑनरशिप का राइट, तो क्या लिखेंगे हम इधर, एनी प्रॉपर्टी या फिर किसी भी तरीके का लीगल राइट्स ओन्ड बाय द बिजनेस। किसी भी तरीके का लीगल अधिकार, कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी लीगल राइट जो किसने ओन कर रखा है, बिजनेस ने ओन कर रखा है। ओनरशिप किसके पास है, बेसिकली बिजनेस के पास है। हर वो चीज जिसका भी ओनरशिप बिजनेस के पास है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, एसेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर? तो एसेट्स इसको बोलते हैं कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी लीगल राइट ओन्ड बाय द बिजनेस इज ट्रीटेड एज एन एसेट्स, is treated as an assets। तो ये हमें समझ में आ गया कि एसेट्स सर किसे बोलते हैं, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, अब एसेट्स को एग्जांपल समझाने की मैं कोशिश करता हूं आपको। देखो मिस्टर एक्स ने, मैंने क्या बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, हमने मिस्टर एक्स भाई साहब की दुकान खुलवाई थी। तो मिस्टर एक्स ने यहां पे जो भी बिजनेस स्टार्ट किया, इस बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम, अभी मैं केवल बिजनेस की बात करूं, मिस्टर एक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, हम क्या बात करने वाले हैं, बिजनेस के बारे में। तो बेटा बिजनेस जब स्टार्ट किया तो दुकान में स्टार्ट किया होगा बिजनेस, है ना। तो ये छोटी सी दुकान हमने क्रिएट कर ली। अब इस दुकान के अंदर क्या क्या चीजें रखी होंगी, बहुत सारी चीजें रखी होंगी ना। एक छोटा सा काउंटर बना रखा हुआ है इसने साइड में, यहाँ पे छोटा सा फ्रिज रखा हुआ है, यहाँ पे बड़ा वाला फ्रिज रखा हुआ है जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखी हुई है, कोई भी आइटम। यहाँ पे सेल्फ बने हुए हैं जिसमें मिठाइयाँ रखी हुई है अलग अलग तरीके से, है ना। यहाँ पे कुछ फर्नीचर पड़ा हुआ है, टेबल वगैरह पड़ी हुई है कस्टमर्स के लिए बैठने के लिए, खाना वाना सर्व करने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जितनी भी आइटम आपको दुकान के अंदर दिखाई दे रही है, जो भी आइटम, चाहे वो दुकान का अंदर वाला सामान हो या दुकान के बाहर, इन्होंने एक अपना बोर्ड लगा रखा है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक बोर्ड लगा रखा है जिस पर इनके दुकान का नाम लिखा हुआ है, नत्थू हलवाई, कुछ भी नाम लिखा है। तो वो भी इस कंपनी के लिए क्या बन जाता है, एसेट्स बन जाता है। आई होप आई एम क्लियर कि एसेट्स का मतलब क्या हो गया, कि दुकान में रखा हुआ सारा सामान जिस पर मालिकाना हक किसका अवेलेबल है, मालिक का अवेलेबल है, मतलब बिजनेस का अवेलेबल है। तो बिजनेस के नाम पे जो भी चीज रजिस्टर्ड है उन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं बेटा, एसेट्स का नाम देते हैं। क्लियर? चलो अब चलते हैं सीधा एसेट्स के टाइप्स के ऊपर। तो बेटा सबसे पहला हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसेट्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ एसेट्स में कितनी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, तो बेटा टाइप्स ऑफ एसेट्स में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो आने वाला है वो आने वाला है दैट इज नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, तो बेटा नॉन करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, तो सर नॉन करंट एसेट्स के बारे में अगर मैं समझाऊं आपको, देखो कितने भी एसेट्स, हर दुकान में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको खरीदा जाता है किसके लिए, इस्तेमाल करने के लिए, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका परचेज किया जाता है उसको कन्वर्ट करके बेचने के लिए, या फिर हम डायरेक्टली सेल कर सकते हैं ना।
या फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्टली सेल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, उसे कन्वर्ट करेंगे पहले रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में, फिर उसे बेचेंगे। तो हर वो चीज जो हम खरीद रहे हैं लेकिन लंबे टाइम पीरियड के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, उसे बोला जाता है नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट वाइज आपसे डाटा मेंशन कर सकते हो ताकि चीजें ज्यादा आसानी से आपको समझ में आए। तो क्या लिखेंगे हम इधर, परचेज्ड फॉर प्रोडक्शन पर्पस। इसे बेटा हमने परचेज ही किया है प्रोडक्शन पर्पस के लिए, या फिर इसे क्या करेंगे हम लोग, यूज फॉर ऑपरेशंस, या फिर हम अपने ऑपरेशंस में इस्तेमाल करने वाले हैं। ऑपरेशंस का सिंपल सा मतलब होता है यूज फॉर बिजनेस एक्टिविटीज, आप इसे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट लैंग्वेज में बिल्कुल तरीके से हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, बिजनेस की एक्टिविटीज को रन करना है मुझे, तो काफी कुछ चीजें मुझे परचेज करनी पड़ेगी ना। जैसे मैं अगर अपने बात करूं तो मेरे लिए ये जिसपे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बोर्ड, ये मैंने 3 साल पहले परचेज किया, 2 साल हो गया ऐसे से 3 साल होने वाले हैं। ठीक है, तो 2 साल पहले मैंने इसे परचेज किया था। अब इसे परचेज किया गया किसके लिए, प्रोडक्शन पर्पस के लिए। बेच नहीं रहा ना मैं इसे, मैं इसे यूज करने के लिए परचेज कर रहा हूँ। तो मेरी बिजनेस एक्टिविटी क्या है, मेरी क्लासेस चलती हैं, ऑफलाइन भी चलती हैं, ऑनलाइन भी चलती हैं। तो ये क्या है मेरे लिए, बेसिकली एक तरीके का, ये बोर्ड एक तरीके का मेरे लिए क्या हो गया बेटा, ये बोर्ड मेरा करंट एसेट्स का पार्ट नहीं, ये आपका सॉरी नॉन करंट एसेट्स का पार्ट बन जाता है मेरा। क्लियर, नॉन करंट एसेट्स। आगे क्या लिखेंगे इसे हम, नेक्स्ट, परचेज्ड फॉर, कितने टाइम के लिए आप इसे परचेज कर रहे हो, फॉर मोर देन 1 ईयर। हम इन्हें परचेज कर रहे हैं कितने साल के लिए बच्चे, सर 1 साल से ज्यादा टाइम फ्रेम के लिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म की बात होती है। ठीक है, इसे हम परचेज करते हैं कितने टाइम के लिए बेटा, लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म को कैसे डिफाइन करोगे आप, कोई तो एक पैरामीटर चाहिए ना, कितना लॉन्ग, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 5 महीने, कितना, अकाउंटेंसी बोलता है 1 साल। तो 1 साल से ज्यादा के लिए अगर आप किसी भी एसेट्स को खरीद रहे हो, कोई भी चीज अगर आप परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। इज दैट क्लियर? ठीक है सर, अब आ जाओ इसके बाद, सर क्या इसे बेचेंगे हम लोग, क्योंकि मैंने क्या लिखा, इसे हम परचेज करते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर। आगे लिखो इसके अंदर नॉट मेंट या फिर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस। इसमें जो मेरा पर्पस रहेगा ना, वो कभी भी रीसेल पर्पस नहीं होता मेरा, मतलब मैं इसे दोबारा से बेचने के लिए कभी परचेज ही नहीं किया मैंने। ठीक है, मैं इसे इस्तेमाल करने के लिए परचेज कर रहा हूं, इसका यूज करके मैं प्रोडक्शन एक्टिविटी करूंगा। जैसे मेरे पास सामने बेंचेस पड़े हुए हैं, तो इन बेंचेस से बच्चे आके बैठते हैं, क्लासेस लेते हैं, तो ये बेंचेस रीसेल करने के लिए मैंने परचेज नहीं किए, हेंस इट इज अ नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं आपके सामने इसमें बात करूं तो बेटा एग्जांपल्स में क्या क्या हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग, कुछ फर्नीचर मैंने बिजनेस के नाम पे परचेज किया है, कुछ बहुत सारी मशीनरीज मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखी है। ठीक है, तो ये सब हमारा किसका पार्ट हो गया बेटा, नॉन करंट एसेट्स का पार्ट। तो पॉइंट वाइज आप डाटा मेंशन कर सकते हो, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और इसे एक तरीके से अगर मैं बात करूं, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि सर इसकी रिकॉर्डिंग कहां करता है, तो ये मेंशन कर लो आप इसे, कि इसे आप रिकॉर्ड कहां करते हो, रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। कहां रिकॉर्ड करोगे बेटा इसे, बैलेंस शीट। ठीक है, कौन सी साइड पे, ऑन एसेट्स साइड। की कैसी बात है सर, एसेट्स है तो जाहिर सी बात है एसेट्स साइड पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा। और एक बात और पता होना चाहिए आपको कि इसमें एसेट्स साइड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डेबिट साइड के नाम से जानते हैं। तो एक हाँ अलग ही हाथ में आपको समझा दिखा भी देता हूँ कि बेटा बैलेंस शीट होती है कैसे। तो बेटा बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट है आपकी, इस तरीके से आपको बनानी पड़ती है। फ्यूचर में हम बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर क्रिएट करेंगे 5th चैप्टर में, और लास्ट वाले चैप्टर में तो हर क्वेश्चन के अंदर ही है। तो बच्चे ये हमारी बैलेंस शीट है। तो यहाँ पे जो हमारे पास है, यहाँ बनेंगे मेरे सारे एसेट्स के लिस्ट, यहाँ लिख देंगे हम सारे एसेट्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ हम क्या लिखेंगे सर, यहाँ बेटा लिखे जाते हैं सारी लाइबिलिटीज। अगला टॉपिक मेरा यही है, तो यहाँ हम सारी की सारी लाइबिलिटीज को कवर करते हैं। क्लियर? तो ये एसेट्स की लिस्ट यहाँ बनने वाली है, और यहाँ सबके अमाउंट मेंशन कर दूंगा मैं कि कौन सा एसेट्स मेरा कितने रुपए की मॉनेटरी वैल्यू रखता है। क्लियर? ठीक है, तो सर आपने बोला टाइप्स ऑफ एसेट्स पढ़ने वाले, तो टाइप्स ऑफ एसेट्स में एक एसेट्स हो गया मेरे पास क्या, नॉन करंट एसेट्स। क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर। तो बेटा नेक्स्ट जो टाइप ऑफ एसेट्स हमारे को देखने को मिलता है उसका नाम होता है करंट एसेट्स। तो बच्चे करंट एसेट्स क्या होता है, सर करंट एसेट्स का मतलब होता है मेरे पास, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे तो पहला पॉइंट क्या है, इन्हें हम परचेज किस लिए कर रहे हैं, परचेज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। भाई देखो, जब हम इन्हें खरीदते हैं ना, तो मैं मेंटली पहले से प्रिपेयर्ड हूं कि इन्हें खरीदा गया है एक छोटे टाइम के लिए। सर कितना छोटा टाइम, 1 महीना, 1 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा,
या फिर 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, कितना? तो बेटा इसको परचेज करने का जो टाइम फ्रेम हमारे पास अवेलेबल होता है वो होता है लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। तो 1 साल के अंदर अंदर हम इन्हें सेल आउट करके कैश में पैसा कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखोगे आप इसे? ठीक है, परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस, परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस। हम इन्हें खरीदते हैं किस लिए? हमारा पर्पस क्या है इनका? इनको यूज नहीं करना मुझे इन्हें रीसेल करना है, रीसेल पर्पस एट अ प्रॉफिट। प्रॉफिट पर बेचने का मेरा इसका पर्पस रहता है कि भैया हम इसे सेल करेंगे और इसे प्रॉफिट पर सेल करेंगे, तो ये मुझे समझना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे प्रॉफिट पर सेल करते हैं। ऊपर वाले में एक चीज ऐड कर लो, परचेज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट इज लेस देन 1 ईयर, यही लिख लो, दैट इज लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम के लिए हम इन्हें परचेज करते हैं। ठीक है, दूसरा, तीसरा पॉइंट इसमें क्या लिखोगे? इट विल कन्वर्ट, इट विल कन्वर्ट इनटू कैश, कितने टाइम में? विद इन 1 ईयर। इसे हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करके पैसा निकाल लेंगे, बिजनेस से खत्म चीज, दैट्स इट। ठीक है, इसका बेनिफिट मुझे 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा और हमारा इसका और कोई काम नहीं होने वाला। इससे कुछ एग्जांपल से अगर मैं बात करूं बेटा, देखो बिजनेस में जो कैश आपके पास रखा हुआ है जिसका आप इस्तेमाल करते हो बिजनेस करने के, बिकॉज बिजनेस में पैसा तो इंपॉर्टेंट है, तो जो कैश रखा है वो भी एक तरीके का शॉर्ट टर्म एसेट्स है, बिकॉज तो पहले से कैश है। दूसरा, और क्या कैश होता है मेरा करंट एसेट्स में जो आएगा, वो होगा बेटा बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको भी एसेट्स का नाम दिया जाता है, बिकॉज वो किस में पड़ा हुआ है? कंपनी के बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, कंपनी के नाम से बैंक में एक अकाउंट ओपन हो रखा है, उस अकाउंट में वो पैसा अवेलेबल है, तो उस अकाउंट की ऑनरशिप किसके पास है? हमारे पास ही अवेलेबल है, मतलब बिजनेस के पास ही अवेलेबल है, तो उसे भी करंट एसेट्स का नाम दिया जाएगा। उसके अलावा बेटा दुकान में जो बेचने के लिए सामान आपने रखा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टॉक, है ना? स्टॉक मतलब गुड्स हो गया मेरा, तो जो सामान हम बेचने के लिए रखे हैं उसको भी हम क्या बोलेंगे? उसको भी हम करंट एसेट्स का ही नाम देते हैं। नेक्स्ट, उसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं? तो बेटा एक टर्म होती है हमारे पास जो हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा समझाता हूं, डेटर्स का मतलब क्या होता है? हर वो चीज जो मैंने उधार में बेची है, तो किसी को तो बेची होगी, इंसान को, कंपनी को, तो जिससे मुझे वो पैसा रिकवर करना है उसका नाम क्या बेटा? उसी का नाम होता है डेटर। ठीक है, और अगर वो डेटर रजिस्टर्ड हो जाता है, कोई डॉक्यूमेंट में साइन करके मुझे लिखित में दे देगा कि सर ये पैसा मुझे आपको देना है 2 महीने बाद और ये डॉक्यूमेंट पकड़ो, तो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है? बिल्स रिसीवेबल कहा जाता है। मेरा समझाने का काम क्या था अभी? केवल ये वाला पार्ट, दैट इज करंट एसेट्स किसे कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। क्लियर? तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे, जिसमें हमने क्या लिखा अभी? करंट एसेट्स एग्जैक्टली किसे कहा जाता है। ओके, तो ये हमारे छोटे छोटे एसेट्स हो गए। अब देखो एक छोटी सी चीज हमने मिस करी अभी, मैंने आपको बताया नहीं। बेसिकली देखो यहां पर मैंने आपको समझाया था अभी ये वाला पार्ट कि नॉन करंट एसेट्स, इसको अगर हम आगे फर्दर कुछ पर्टिकुलर टाइप्स में हम लोग इसे डिजाइन करते हैं, तो मैं अभी आपको एक छोटी सी चीज लिख लो, टाइप्स ऑफ, इसी की जो मैंने अभी लिखवाया था उसके बाद ही मेंशन कर लेना। यहाँ लिखो टाइप ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो बेटा नॉन करंट एसेट्स के हमारे पास 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं। पहला हम बोलते हैं उसे टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में सिंपल सी एक लाइन में खत्म हो जाता है। क्या लिखते हैं इसके अंदर? दे हैव सम फिजिकल एग्जिस्टेंस इन द बिजनेस। भाई इन एसेट्स के बिजनेस के अंदर क्या है? किसी ना किसी तरीके की एक फिजिकल एग्जिस्टेंस अवेलेबल है, मतलब आप इन्हें देख सकते हो, इन्हें छू सकते हो, बिकॉज फिजिकली अगर आपके सामने कोई चीज प्रेजेंट है, जैसे मेरा ये मोबाइल फोन है, क्या है? ये फिजिकली प्रेजेंट है, ये मेरा बिजनेस का एसेट्स हो गया, तो ये फिजिकली प्रेजेंट है। जिस बोर्ड पर आप एक क्लास देख रहे हो, ये क्या है? ये भी एसेट्स का पार्ट है और ये फिजिकली प्रेजेंट है, आई कैन सी, आई कैन टच इट। तो ये मेरे लिए क्या है बेटा? ये मेरे लिए एक तरीके का टेंजिबल एसेट्स का पार्ट हो गया। तो इसमें आप एक और लाइन ऐड कर दो, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, वी कैन सी एंड टच देम। हम इन्हें बिल्कुल सही सलामत देख भी सकते हैं और इन्हें हम क्या कर सकते हैं बेटा? छू भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है ना? तो इसके कुछ एग्जांपल्स आप मेंशन कर सकते हैं। एग्जांपल्स में आप क्या लिखेंगे? सिंपल सा, लैंड हो गया मेरे पास, जो मेरे पास अवेलेबल है। दूसरा, मेरा जो फर्नीचर अवेलेबल है वो भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। कोई मशीनरी हमने लगा रखी है तो वो भी हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो ये क्या हो गया मेरे पास? सिंपल सिंपल लैंग्वेज में मेरे
टेंजिबल एसेट्स का कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे हैं अभी, ठीक है। तो ये लिख लो टेंजिबल एसेट्स के बारे में। अब इसके बाद आ जाओ इसी के दूसरे टाइप के बारे में जिसका नाम क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में, विच इज इनटेंजिबल एसेट्स। तो ये क्या है बेटा, इनटेंजिबल एसेट्स। तो सर इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? तो इनटेंजिबल एसेट्स बिल्कुल टेंजिबल का उल्टा, मतलब सर दे डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है। इनकी किसी भी तरीके से कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, मतलब कोई भी चीज आपके पास है लेकिन वो नजर नहीं आ रही। सर कैसी बातें करो बहकी बहकी सी। हाँ बिल्कुल से बताता हूं अभी कैसे। देखो कोई भी चीज आपके पास है जो नजर नहीं आ रही है, उसका कोई एक एग्जांपल बताओ, देखते हैं। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा एक और लाइन लिख लो इसके अंदर, वी कैन नॉट सी एंड टच देम बट वी कैन फील देम। हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके के एसेट्स को कभी भी ना देख सकते हैं और ना ही इन्हें क्या कर सकते हैं बेटा, ना ही इन्हें छू सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो चीज नजर ही नहीं आ रही उसे आप देख कैसे सकते हो, उसे छू भी नहीं सकते, फिर तो सिंपल सी बात हो गई। तो इसके कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करूं, जैसे इससे पहले मैं थोड़े से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे। आपको अगर पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तो आप जूता पहनना चाहते हो तो कौन सा शूज पहनोगे आप? जाहिर सी बात है, आपके माइंड में जो नेम आ रहे होंगे मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। रीबॉक हो गया, एडिडास हो गया, है ना, नाइकी हो गया, ये सारे शूज वगैरह के कुछ ब्रांड्स हैं, फिर और अच्छे ब्रांड्स आपके माइंड में आ रहे होंगे, ठीक है। इन सभी के शूज वगैरह पहनना चाहोगे, ठीक है। गाड़ी की बात करो तो गाड़ी कौन सा लेना चाहोगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाड़ी आप लेना चाहोगे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई ना कोई ब्रांड वैल्यू होगा। अब वो किस वजह से लेना चाह रहे हो आप? क्योंकि उन्होंने एक टाइम पीरियड पहले बिजनेस को स्टार्ट किया जिसकी वजह से उनका बिजनेस का क्या हुआ, ब्रांड बन गया, नाम हो गया। अब नाम हो गया इसीलिए वो लोग जरूरत से ज्यादा या फिर बाकी कंपटीटर से ज्यादा पैसा कमाते हैं। पेंट्स की बात करो, पेंट्स कौन सा यूज करना चाहोगे आप? एशियन पेंट्स हो गया मेरे पास, है ना, या फिर बिरला ओपस हमारा पेंट हो गया। तो ये सारी चीजें हम लोग यूज करना चाहते हैं किसमें, अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है। पेंट करवाना है तो क्यों, क्योंकि और भी तो पेंट इंडस्ट्रीज हैं लेकिन पेंट इसी का इस्तेमाल करेंगे, क्यों, क्योंकि कोई ना कोई मार्केट में इन्होंने अपना नाम बनाया। उसी नाम को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में एसेट्स में डालते हैं बाय द नेम ऑफ गुडविल। नेक्स्ट क्या हो गया बेटा, नेक्स्ट हो गया सर पेटेंट्स। कुछ एग्जांपल इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको अभी। नेक्स्ट क्या हो जाता है मेरा, नेक्स्ट हो जाता है मेरा कॉपीराइट हो गया। इसके अलावा मेरा हो गया ट्रेडमार्क हो गया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मेरे इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर आते हैं। पेटेंट का मतलब क्या होता है? देखो आपने पेटेंट का मतलब क्या हुआ, आपने कोई रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद उस रिसर्च से जो रिजल्ट निकला, एक ऐसी आइटम आपने बना दी जो सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है ना। अब आपने उस पेटेंट, उस रिसर्च को अपने नाम पे रजिस्टर करवा लिया और आपने बोला भाई ये रिसर्च मैंने करी है और मैं ही इसका फायदा लूंगा। और अगर कोई दूसरा इंसान इसका फायदा लेना चाहता है तो जाहिर सी बात है उसे पहले मुझसे पूछना पड़ेगा, तब जाके वो इसका बेनिफिट ले सकता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पेटेंट बोलते हैं, बिकॉज उसने वो रजिस्टर करा लिया और हमारा काम किया, ठीक है। कॉपीराइट का मतलब, आप लोगों ने रेलवे स्टेशन पे ना बिस्लरी की बोतल से पानी जरूर पिया होगा। तो जो बिस्लरी की बोतल है उसकी स्पेलिंग चेक की है, बिस्लरी नहीं होती, वो बिलसेरी, अलग अलग नामों से देखने वाला, थोड़ी बहुत आगे पीछे गलत मिस्टेक्स वगैरह करके डाल देते हैं वो नाम, लेकिन वो प्योर बिस्लरी देखने को नहीं मिलता। क्योंकि क्राउडेड प्लेसेस के अंदर पानी की रिक्वायरमेंट है, ब्रांड नेम को वैसे पूछने वाला है नहीं। वैसे जब आपको जरूरत नहीं है तब आप क्या बोलोगे, अब मुझे ब्रांड से मतलब है, मैं बिस्लरी का ही पानी पीता हूँ, तो आप क्या बोलोगे। लेकिन अगर आपको जरूरत है, बहुत ज्यादा प्यास लगी है और हर तरीके का लो वहां पे देखने को मिल रहा है आपको, तो वो क्या है, वो बिस्लरी की जगह बिलसेरी भी पी लेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसे पानी की रिक्वायरमेंट है इसीलिए। तो अगर वो सेम नाम यूज करेंगे तो उन्हें कॉपीराइट लेना पड़ेगा, उन्हें पूछना पड़ेगा सामने वाले इंसान से, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, कॉपीराइट। तो ये भी एसेट्स है। इसकी वजह से भी कंपनी क्या कर रही है, पैसा कमा रही है। देखो हर वो चीज जो पैसा कमाने में हेल्प कर रही है आपको, वो एसेट्स का ही पार्ट है। तो गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, जिससे लोगों को आपके बिजनेस के बारे में पता लगता है ना। नाइकी के बारे में पता लगता है, नाइकी का साइन क्या है, तो ये हमारा नाइकी का साइन हो जाता है कुछ इस तरीके का, नाइकी का, है ना। एडिडास का साइन अलग होता है हमारे पास, रीबॉक का साइन अलग होता है। तो ये क्या है, ये सब ट्रेडमार्क का पार्ट है, आपको पता लगता है कि हाँ भाई किस पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट है हमारा, तो वो भी एक एसेट्स है, क्योंकि उसकी वजह से भी मुझे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो क्लियर, आई होप है मैं क्लियर कि मैंने एसेट्स को आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया होगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे टेंजिबल और इनटेंजिबल के अंदर, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स के अंदर। क्लियर। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट के बारे में, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम है बेटा
फिक्टिशियस एसेट्स, अब ये आपका थर्ड टाइप ऑफ एसेट्स देखने को मिलता है। अब ये आपकी बुक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि मैक्सिमम स्कूल्स में टीचर्स वगैरह इसके बारे में बात करते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट्स एग्जैक्टली क्या होता है? तो देखो, फिक्टिशियस एसेट्स का सिंपल का मतलब अगर मैं बात करूं, इट इज नॉर टेंजिबल, मतलब ना ही ये मेरा टेंजिबल एसेट्स है और ना इट इज नॉर टेंजिबल और इनटेंजिबल, और ना ही मेरा ये ऐसा एसेट्स है जो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। बट इट इज अ बट इट इज अ एक्सपेंस या फिर लॉस विच is to be written off in more than 1 year, ठीक है। मतलब क्या है बेसिकली, ये एक तरीका क्या देखने को मिलता है मेरे को इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में अगर बात करूं मैं, व्हाट इज इंटेंजिबल एसेट्स? ये एक तरीके का क्या है, एक्सपेंस है, क्या है, खर्चा है, या फिर क्या है, एक तरीके का नुकसान है जिसे हम एक साल में खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी चीज जिसे हम लंबे टाइम के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं तो उसे हम एसेट्स ही बोलते हैं। तो ये भी एक तरीके का क्या है, ये खर्चा हो गया, लेकिन इसका फायदा मुझे मिलना अभी बाकी है, या नुकसान हो गया, और जो नुकसान मैंने अपने ऊपर लिया था वो नुकसान से फ्यूचर में वो नुकसान बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो उसे एक साल में आप खत्म नहीं कर सकते। तो सरकार बोलती है उसे धीरे धीरे करके खत्म करो, ठीक है। तो कैसे कैसे खत्म करना है मुझे, उन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं बेटा, फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से हम उन्हें जानते हैं। जैसे हम छोटी छोटी बात करूं मैं फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं। दे आर, इसमें एक चीज लिख लो, दे आर द डेफर्ड, दे आर द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये टर्म हम आगे सीखेंगे तब मैं आपको लिंक करके समझाऊंगा इसे। दे आर द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस फॉर द फर्म, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस। भाई बिजनेस के लिए ये ऐसे खर्चे हैं जो लंबे टाइम तक चलते ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो बेस्ट एग्जाम्पल आपको समझने के लिए फिट करेगा, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। देखो, आपने एक खर्चा किया जिसका नाम क्या है, एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट में लगा बहुत मोटा खर्चा, ठीक है। जैसे आपने अमिताभ बच्चन जी से एडवर्टाइजमेंट कराया और उनको दे दिए सीधा सीधा 10 करोड़, और उनसे एक डॉक्यूमेंट साइन करा लिया या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया कि आपका जो ये एड कैंपेन है ये हम अगले 5 सालों के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। इसीलिए आपने देखा होगा शूटिंग एक बार हो चुकी है, लेकिन वो एड जो है वो बार बार अलग अलग चैनल्स के ऊपर, अलग अलग पीवीआर शोज के अंदर देखने को मिलता है। तो कंपनी ने जिस चीज का शूट कराया उसका फायदा जो कंपनी कितने साल लेने वाली है, अगले आने वाले 5 सालों तक उसका फायदा कंपनी अपने लिए लेने वाली है। तो मेरे को एक बात बताओ, खर्चा जो हुआ 10 लाख का, क्या ये खर्चा एक साल में आप कवर कर सकते हो? ये कॉन्ट्रैक्ट में साइन लिखा हुआ है साफ साफ कि ये खर्चा हम 10 साल के लिए कर रहे हैं, सॉरी 5 साल के लिए कर रहे हैं, 10 करोड़ का खर्चा, ठीक है। तो एक साल का खर्चा कितना हुआ बेटा, सर 2 करोड़ रुपए का। क्लियर? तो मुझे बताओ फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में इस 10 करोड़ में से 2 करोड़ जो है वो बन जाएगा मेरा खर्चा, क्योंकि मैंने इस 10 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए वो खर्चे में ट्रांसफर कर दिया, और बाकी जो बच गया मेरा 8 करोड़ का अमाउंट, ये क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा एसेट्स। क्यों एसेट्स बनेगा? बिकॉज इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है, आगे आने वाले सालों में मुझे इसका फायदा मिलेगा, अभी मिला नहीं है, मिलेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। क्योंकि ये है तो खर्चा, दिखाई दे रहा है, ये खर्चा ही तो है ये आपका, ये वाला अमाउंट, लेकिन ये मोटा खर्चा है, इसीलिए फ्यूचर में काफी टाइम तक बेनिफिट देगा। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स, काइंड ऑफ एक्सपेंस जिसे हम एक साल में खत्म नहीं कर सकते। अब आ जाओ सेकेंड ईयर में, तो जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, नेक्स्ट ईयर दोबारा से इस 8 करोड़ में से 2 करोड़ निकालकर हम कहां डाल देंगे, एक्सपेंस में डाल देंगे। बाकी जो बचेगा 6 करोड़ का अमाउंट, अगेन वो कहां चला जाएगा बेटा, फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर चला जाएगा। एम आई क्लियर? एंड इसी तरीके से 5 सालों में पूरा का पूरा खर्चा आपका खत्म हो जाएगा और राइट ऑफ हो जाएगा। तो मेरे को समझाने का काम क्या था आपका, मेरे को समझाना था फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा कि फिक्टिशियस एसेट्स एक तरीके का एक्सपेंस है जो मोटा खर्चा है, बहुत
लंबे टाइम तक चलने वाला है, अब वो 1 साल से ज्यादा ही चलेगा। तो जो बचा हुआ पोर्शन है एक्सपेंस का, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से जानते हैं। आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या बेटा, लाइबिलिटीज के बारे में। ठीक है, तो लाइबिलिटीज क्या होती हैं, अब हम लाइबिलिटीज कवर अप करेंगे इसके बाद। ओके, लाइबिलिटीज बड़ा सिंपल सा टास्क है, तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कनेक्टेड रहिएगा, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही इसके आगे का अपलोड होगा आपको उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन करेंगे तो और बेल आइकन दबाएंगे तो क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा सीधा सीधा कि हाँ अगला लेक्चर अपलोड हो चुका है, लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जिसमें हम लाइबिलिटीज और आगे के कंटेंट को कवर अप करने वाले हैं। तो हार्डली ज्यादा टाइम लगेगा, 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपका पूरा टॉपिक कवर अप हो जाएगा और हम अपने पूरे इस चैप्टर कवर करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी 11th क्लास की जर्नी में। ओके, सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के, तब तक थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर 11th क्लास जर्नी गाइस।